कि शासक विरोधी जो वोट था या वोट बन रहा था वो अब इन पार्टियों के बीच बढ़ जाएगा और शासक पक्ष का जो अपना कमिटेड वोट है जो अभी भी उनके साथ कमिटेड है वो तो वहीं रहेगा और ये वोट का बंटवारा हो जाएगा जिसके वजह से शासक पक्ष को ही फायदा मिलने की ज्यादा चांसेस है ये वोट ऑफ डिवीजन होने से। और इसमें भी अभी लोग पजल में हैं क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी है जो पहली बार विधानसभा में आ रही है तो अब उनका काम तो किसी ने देखा नहीं है ना विरोध पक्ष। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अर्शबी न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों 2022 गुजरात विधानसभा के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं और कई पार्टी कैंडिडेट को भी मैदान में उतार चुकी है। दोस्तों इस बार खासकर देखा जाए तो गुजरात में पहली बार ये हो रहा है कि 4 पक्ष एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनमें से खासकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन, ये चारों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। नतीजा क्या आएगा इस पर हम जानेंगे। खासकर एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है कि जो राजकारण पर बहुत ही गहराई से अपनी नज़रें जमाई हुई है, वो है इकबाल मालवत साहब। तो इकबाल मालवत साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। मालवत साहब, एक बात बताइए कि आपने इतने अरसे से देखा होगा कि गुजरात में खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ती आई है। कभी भी यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी चुनाव में कामयाब नहीं रही। इस बार आपको क्या लगता है जब चारों पार्टी यहाँ पर चुनाव में आई हैं? इस बार जो शासक पक्ष है उसके विरोध में माहौल बन रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गुजरात में इस मरतबा ज़्यादा पार्टियों को मैदान में उतारा गया है क्योंकि उससे जो शासक पार्टी है उसको उसका लाभ मिल सके, वोट ऑफ डिवीज़न हो सके, डिवीज़न ऑफ वोट हो सके, जिसकी वजह से जो शासक पक्ष है उसके विरोध में माहौल बन रहा है और बन चुका था। जैसे महंगाई है, जैसे बेरोजगारी है, जैसे तेल के दाम, पेट्रोल के दाम, ये सारे अपनी सीमाओं को पार कर चुके हैं। लोगों के पास खरीदने की जो ताकत थी वो कम हो चुकी है, बिजनेस कम हो चुका है, व्यापारी भी त्रस्त हैं, जीएसटी के नियमों से भी लोग यानी बिल्कुल बाज आ चुके हैं। इतने माहौल के अंदर जो शासक पक्ष के विरोध में वोट देने के लिए प्रजा तैयार हो रही है। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि महंगाई जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की बात की थी वो विकास नहीं हो पाया, उल्टा महंगाई बढ़ गई है। इस वजह से जो है पब्लिक नाराज है। बिल्कुल सही। विकास के नाम पे जो पिक्चर बनाया गया था वैसा विकास गुजरात में दिख नहीं रहा। जैसे कि अभी मोरबी की इमारत हुई, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से बिना किसी के सर्टिफिकेट लिए हुए ये ब्रिज को चालू कर दिया गया और आज इतने लोगों की वहाँ, बेगुनाह लोगों की वहाँ मौत हो गई। मौत पे मैं कुछ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हुआ है वो दुर्घटना थी, वो यानी बहुत दुखद बात थी कि इतने लोगों ने, बेकसूर लोगों ने जो घूमने आए हुए थे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन वो उनके लिए ये शाम बिल्कुल खतरनाक शाम बन गई और उनकी जिंदगी से उनका हाथ धोना पड़ा। तो ये जो मामले बन रहे हैं, जैसे अभी भी बारिश गिरता है तो अहमदाबाद शहर की आप स्थिति देख लीजिए, बारिश गिरता है तो पानी भर जाता है, खड्डे हो जाते हैं, गटरों में भी लोग गिर जाते हैं, खड्डों में भी व्हीकल्स वगैरह गिरते हैं, लोग एक्सीडेंट होते हैं। तो इससे जो विकास का नाम है वो तो सिर्फ नारा ही है, हकीकत में विकास कुछ नहीं हुआ। अगर विकास हुआ है तो कुछ राजनेताओं का जरूर विकास हुआ, उन लोगों ने अपना विकास किया है, लेकिन इससे पब्लिक का कोई विकास नहीं दिख रहा, पब्लिक को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो ये माहौल बन रहा था। ये माहौल के अंदर अभी जो 4 पार्टियां उतरी है आप, तो ये 4 पार्टियां जो इलेक्शन के लिए आई हुई है, इससे डिवीजन ऑफ वोट होगा। डिवीजन ऑफ वोट होने से
जो शासक पक्ष के लिए जो नुकसान होना था वो नुकसान की मात्रा कम हो जाएगी। वो नुकसान वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि शासक विरोधी जो वोट था या वोट बन रहा था वो अब इन पार्टियों के बीच बढ़ जाएगा और शासक पक्ष का जो अपना कमिटेड वोट है, जो अभी भी उनके साथ कमिटेड है, वो तो वहीं रहेगा और ये वोट का बंटवारा हो जाएगा, जिसके वजह से शासक पक्ष को ही फायदा मिलने की ज्यादा चांसेस है ये वोट ऑफ डिवीजन होने से। और इसमें भी अभी लोग पजल में हैं क्योंकि कुछ पार्टियां ऐसी है जो पहली बार विधानसभा में आ रही है, तो अब उनका काम तो किसी ने देखा नहीं है, ना विरोध पक्ष करके देखा है ना शासक पक्ष करके देखा है, उनसे तो कोई लोग वाबस्ता नहीं है। फिर भी जिस तरह से लोगों के बीच में इन पार्टियों की चर्चा है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो वोट ऑफ डिवीजन होने की संभावनाएं ज़्यादा है और डिवीजन ऑफ वोट होने से ये इसका फायदा सीधा शासक पक्ष को ही मिलेगा। ये सीधी बात है। आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का भी सरकार बनाई, इसी तरीके से पंजाब में भी बनाई और अब गुजरात में आई हुई है और यहाँ पर कई चीज़ें उन्होंने जो है वो मुफ्त देने के वादे भी किए हुए हैं। इस बात को आप किस नज़र से देख रहे हो? मुफ्त वाली बात तो जो है वो आप पार्टी ने की, उसके बाद कांग्रेस ने भी की, कुछ हद तक भाजपा ने भी की। उन्होंने इस बात को रेवड़ी का नाम दे दिया, लेकिन वो भी तो रेवड़ियाँ कई जगह बांट रहे हैं, वो भी इस माहौल से बाहर नहीं है, वो भी तो रेवड़ियाँ कई जगह बांट रहे हैं। लेकिन इसके वजह से जो ये मुफ्त वाली बात है, इसके वजह से जो महंगाई है, जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी गिर रही है। ये सरकार का जो इकोनॉमिक्स पावर है वो कम हो रहा है। इसके वजह से प्रजा को जो उसका फायदा पहुंचना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। और आखिर ये बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अभी तो कुछ लोगों को खाने के भी फाफे दिख रहे हैं, लोगों को खाना तक नहीं पहुंचता। आज के रोड पे चले जाइए, आप देखिए कितने लोग हैं जो भूखे बैठे हुए हैं, तो खाना तक की व्यवस्था नहीं होती उनकी। कई बच्चे बेचारे जो पैदा होते ही यहाँ पे कुपोषण से मर जाते हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा गुजरात का ही है इसके बारे में कि कुपोषण से बच्चे मर जाते हैं। तो विकास कहाँ रहा? जहाँ बच्चे ही कुपोषण से मरते हैं वहाँ विकास कहाँ रहा? तो साहब मैं यहाँ पर आपको एक बात और कहूँगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि खाने पीने की चीज़ें ना होने की वजह से कई जो फैमिली है वो भूखी भी रहती है, लेकिन एक तरफ आपने और भी देखा होगा कि जिस तरीके से भी जो ब्रिज का उद्घाटन हुआ है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में आम जाती है। जिस तरीके से भी नवरात्रि में गरबे हुए तभी 1-1 हज़ार रुपये के पास लेकर लोग जा रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए साहब, फिलहाल का जो माहौल है उसके अंदर इजी मनी कर दिया गया है, यानी कि इजी मनी मीन्स लोन उधार बहुत जल्द से मिल जाता है। आप देखिए आपके मोबाइल पे कई बैंक वालों के, कई फाइनेंस कंपनियों के फोन आते रहेंगे लोन के बारे में, पर्सनल लोन के बारे में, फला लोन के बारे में। अभी लोन तो ऐसा है कि दे दी जाती है, लेकिन फिर उसको भरने वाले लोग ले भी लेते हैं, लेकिन फिर उसको भरने की ताकत, रीपे करने की ताकत नहीं होती। तो फिर ये सारी बैंका उठ रही है, ये फाइनेंस कंपनियां नुकसान में जा रही है। तो इजी मनी जो कर दिया गया है इन्होंने, बस किसी को मत देखो, ये सरकार की ये पॉलिसी रही है कि पैसा फेंको और इनको उनकी जाल में ही फंसा के रखो कि ये अपने लोन के चक्करों में से ही ऊंचे ना आए और सरकार की जो गलतियां है उसके तरफ उनका ध्यान ही न जाए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आवाम जो है वो अपनी कमाई से नहीं लेकिन कर्जा लेके ये सब काम कर रही है। हाँ, आप देखिए बैंक का हिसाब देख लीजिए, बैंकों में जाके आप इंक्वायरी कर लीजिए, फाइनेंस कंपनियों में भी इंक्वायरी कर लीजिए, कितनी लोना बहुत इजी से अब मिल जाती है। आपको मोबाइल पे लोन मिल जाती है, आपको बैंक में जाना भी नहीं पड़ता, आपको फाइनेंस कंपनी में जाना ही पड़ता। सिर्फ आप मोबाइल पे यस कह दो, आपका आधार कार्ड वगैरह स्कैन कर दो, वो बैठे बैठे आपको मोबाइल में आपके अकाउंट में पैसे जमा कर देते। तो ये इस तरह से इजी मनी, इजी लोन जो हो गई है ना, इसके चक्कर में आम आदमी फंसा जाता है। और साहब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि समाज जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका हो? जिस तरीके से आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे छोटे ठेले वाले हैं वहाँ पर 20-20% पर इंटरेस्ट पर लोग पैसा लेके 2-5 हज़ार रुपये खुद का जो है वो कारोबार करते हैं।
और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर मोबाइल पर आसानी से लोन मिल जाती है, वहाँ पर लोगों के लिए 5,000 रुपये लेना भी 20% पे ये बहुत ही मुश्किल बड़ा काम होता है। ऐसे ही हम कई इलाके और भी देखें, मुस्लिम इलाकों की बात करें, जैसे कि कैनाल के पीछे का फतेहवाड़ी इलाका है, बॉम्बे होटल इलाका है, ऐसे कई मुस्लिम गरीब इलाके हैं जहाँ पर 10-20% पर लोग पैसे लेते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका हो? एक जगह पर बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े बंगले हैं, जबकि एक जगह पर छोटे छोटे कमरों के अंदर 10-10, 20-20 इंसान रह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। समाज अभी इकोनॉमिक के हिसाब से बिल्कुल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब पहले जो बताया जाता था कि पहले जो बताया जाता था कि 3 क्लास होते हैं इकोनॉमिक की दृष्टि से, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास का तो खात्मा ही हो चुका है। अब सिर्फ 2 ही क्लास बचे, या अपर क्लास या लोअर क्लास, इसके सिवा और कोई बचा ही नहीं है। क्योंकि जो मूढ़ीवाद जो है ना, मूढ़ीवाद उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पैसा है जहाँ गया वहाँ कुछ गिनती के लोगों की तरफ गया, 4-5 या 7-8 या 10-12 जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके पास बहुत सारा पैसा चले गया, उनको ही सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनको ही सारे सरकारी कामकाज मिलते हैं। दूसरे लोग हैं वो बेचारे उसके लिए मेहनत करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होता। गरीब लोग हैं वो लोग बेचारे लाड़ियों पे लगाते हैं तो उनसे भी हफ्ता वसूली होती है, लाड़ियाँ लगाते हैं तो उनसे भी कई जात की हफ्ता वसूली होती है, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, ये हर तरह की हफ्ता वसूली उनसे की जाती है। तो ये जो मामला है गरीब लोगों को, सिर्फ गरीब लोगों को पीस रहा है। बाकी अमीर जो लोग हैं वो अमीर ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन रहा है और गरीब ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बन रहा है। लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर जो दो वर्ग के बीच में अगर इतना सब गैप बढ़ जाएगा ना, तो एक दिन ऐसा होगा कि इसके जो पिसा हुआ वर्ग है वो एकदम उठ खड़ा होगा और उस वक्त हर सरकार को संभलना भारी हो जाएगा। और आप देख लीजिए अभी इलेक्शन का माहौल बन रहा है, आप देख लीजिए कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि छोटे मोटे कौमी दंगल कराए गए गुजरात के अंदर। कई जगह कौमी दंगल भी हुए, समाज को बांटने की कोशिश की गई, समाज को अंदर लड़ाने की कोशिश की गई। समाज के अभी भी देख लीजिए ये जो कॉमन सिविल कोड वाली बात है, ये भी एक जो अभी नया गुजरात सरकार ने छेली कैबिनेट में यानी आप देखिए पूरे 5 साल 25 साल से राज कर रहे हैं ये लोग, तब तक इनको गुजरात में कॉमन सिविल कोड याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब अब हारने की कतार पर जा रहे थे तब अचानक ही उन्होंने ये दाव खेल दिया कॉमन सिविल कोड वाला। आप ये देखिए कि ये सारी बातें लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए कि भाई हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं, हम लोग एक ही वर्ग के, हम इन लोगों को खात्मा कर देंगे, कुछ लोगों के हम हमदर्द हैं, ऐसा बताने की इनकी कोशिश है और उसके जरिए अपने वोट हासिल करने की इनकी कोशिश है। हालात के अंदर एक बात है कि मुसलमान जो हैं, मुस्लिम वोटर्स गुजरात में, वो जाएं तो किस तरफ जाएं? मुस्लिम वोटर्स वैसे तो जब वोट करता है, जब वो सोच समझ के वोट करता है, लेकिन इस मौके हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोट भी बटेगा और इसका नुकसान भी जो है जो विरोध पार्टियां हैं उनको होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट भी इस मर्तबा बटने की संभावना मुझे दिख रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से फिलहाल एक वक्त हुआ करता था कि 12 MLA आया करते थे गुजरात में से, फिलहाल जो 3 बचे हुए हैं, अब की बार चुनाव में उनमें से एक भी आएगा जीत कर? फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तीन खतरे में है, 3 सीट खतरे में है और हो सकता है कि शायद जो शासक की पॉलिसी है यानी वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं, नाम नहीं दे रहे, बाकी उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट एज ए MLA मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला गुजरात विधानसभा में न रहे, और उसी तरफ ये सारी बात जा रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मर्तबा
शायद अगर कोई कोई अगर एक आध आदमी इलेक्ट हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर तीन सीट ये मर्तबा तो खतरे में दिख रही है। आप जिस बारीकाई से नज़र रखे हुए हैं उस पर आप मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज को किन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार अपना जो कीमती वोट है वो देना चाहिए, क्योंकि चुनाव में बीच में बहुत कम दिन रह गए हैं। मुस्लिम समाज को देखना चाहिए कि कौन जीत रहा है, उनकी फेवर में कौन है और उसमें से कौन जीत रहा है, कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेहतर है। उस कैंडिडेट को देखते हुए मुसलमानों को उस तरफ वोट करना चाहिए जहां जीतने की संभावना वाला उम्मीदवार हो। लेकिन अगर सिर्फ ये सोचकर कि भाई ये मेरा पड़ोसी है, कि ये मेरा ये पार्टी से है, कि ये मेरा ये पार्टी से है, अगर ये सोचकर अगर वोट गया तो 100% डिवीजन हो जाएगा। मुसलमानों की बेहतरी में काम करने वाले लोगों को वोट मुसलमानों को करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने वक्त दिया इसके मिशन के लिए। तो दोस्तों, मौलवी साहब ने बताया कि वोट अगर देना है मुसलमानों को तो पार्टी को नहीं लेकिन कैंडिडेट को देख कर दें कि कैंडिडेट हमारा काम करेगा या नहीं। इस बात को खास ध्यान में रखें। तो मैं मज़हर से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।